हेलो दोस्तों, मैं हूं अजय और आप देख रहे हैं यूआईपी न्यूज़। देखो, न्यूज़ तो सारे दिन टीवी पे आती रहती है, बहुत सारे यूट्यूब चैनल्स देते हैं, बट हमारी जो न्यूज़ है वो थोड़ी हटके है और इन्फॉर्मेटिव है, जिसमें आपका समय कम लगता है और आपको काम की खबर मिलती है। तो चलिए आज की न्यूज़ शुरू करते हैं। हम सभी जानते हैं कि नफरत एक जहर है, खुद को ही मारता है। किसी से नफरत में अंधापन खुद को ही नुकसान पहुँचाता है, लेकिन किसी शख्स को पता नहीं चलता कि उसकी आंखों पर नफरत की जो पट्टी बंधी होती है। मालदीव के राष्ट्रपति मोहम्मद मुअज्जू का भी यही हाल है। भारत की नफरत में वो इतने अंधे हो चुके हैं कि अपने ही नागरिकों की जान जाने की कोई परवाह नहीं है। मालदीव में एक 13 साल का बच्चा तड़प तड़प कर मर गया। अगर समय पर इलाज मिलता तो उसकी जान बच सकती थी, लेकिन इलाज में देरी हुई क्योंकि मालदीव की सरकार मेडिकल इमरजेंसी में भारत के भेजे हेलीकॉप्टर और प्लेन का इस्तेमाल नहीं करना चाहती थी, जबकि ये भेजे ही इसलिए गए थे ताकि इस तरह की कोई भी हेल्प जरूरत हो तो उसमें यूज हो सके। वजह सिर्फ इतनी है कि चीन की गोद में बैठे मुअज्जू को भारत से नफरत है। लेकिन इतनी भी क्या नफरत है मिस्टर मुअज्जू कि एक मासूम तड़प तड़प कर मर जाए। कुछ लोकल मीडिया रिपोर्ट्स में कहा जा रहा है कि मुअज्जू ने बच्चे को एयरलिफ्ट करने के लिए भारत के भेजे डॉर्नियर विमान का इस्तेमाल करने की मंजूरी नहीं दी। मुअज्जू चीन की कठपुतली है, ये जग जाहिर है। वो भारत विरोधी है, ये भी जाहिर है। लेकिन विरोध तक तो ठीक है, मुअज्जू के लिए ये विरोध तो भारत के प्रति नफरत में तब्दील हो गया है, अंधी नफरत में। लोकल मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक 13 साल के बच्चे को ब्रेन ट्यूमर था। वो एक बहुत ही सुदूर द्वीप विल्मिंगटन का रहने वाला था, जो गाफ आलिफ विलिंगी द्वीप समूह का हिस्सा है। वहाँ आधुनिक चिकित्सा सुविधा मौजूद नहीं है। ब्रेन ट्यूमर से पीड़ित बच्चे को स्ट्रोक आ गया और परिवार इलाज के लिए उसे एयरलिफ्ट कर राजधानी माले ले जाना चाहता था। वाकया बुधवार रात का है। बच्चे का परिवार अधिकारियों और दफ्तरों में गुहार लगाता रहा कि उसके बच्चे को बचा लीजिए, एयरलिफ्ट करा दीजिए, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई। बच्चे की हालत बिगड़ती गई। इस अस्पताल में बच्चे का इलाज चल रहा था, वहां लोग सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन करने लगे। बच्चे को एयरलिफ्ट करने में हो रही देरी से लोगों में रोष था। आखिरकार 16 घंटे के बाद गुरुवार सुबह उसे एयरलिफ्ट कराया गया, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी और बच्चा बचाया नहीं जा सका। भारत ने मालदीव को जो हेलीकॉप्टर और डॉर्नियर विमान दिए हैं, उनका काम ही मानवीय मदद करना है। रेस्क्यू की जरूरत पड़ने या मेडिकल इमरजेंसी की स्थिति में उनका इस्तेमाल होता है। लेकिन वो बच्चा तड़प तड़प कर मर गया और उसे समय से एयरलिफ्ट नहीं किया जा सका क्योंकि मुअज्जू नहीं चाहते थे कि मेडिकल इमरजेंसी में भारत के भेजे हेलीकॉप्टर या विमानों का इस्तेमाल हो। तो आप समझ सकते हैं कि नफरत कितनी ज़्यादा है और इसका उनकी अपनी जनता पर ही इसका असर पड़ता है। अब एक न्यूज़ है आपके बच्चों की पढ़ाई से लेकर जो हमारे शिक्षा विभाग ने दी है। तो शिक्षा मंत्रालय द्वारा घोषित किए गए दिशा निर्देश के मुताबिक कोचिंग सेंटर 16 साल से कम उम्र के विद्यार्थियों को अपने यहाँ दाखिल नहीं कर सकेंगे और अच्छे नंबर या रैंक दिलाने की गारंटी जैसे भ्रामक वादे भी नहीं कर सकेंगे। कोचिंग संस्थानों को विनियमित करने के लिए दिशा निर्देश एक कानूनी ढांचे की आवश्यकता को पूरा करने और बेतरतीब तरीके से निजी कोचिंग संस्थानों की बढ़ोतरी को रोकने के लिए लिया गया है। मंत्रालय ने यह दिशा निर्देश विद्यार्थियों की आत्महत्या के बढ़ते मामले, आपकी घटनाओं, कोचिंग सेंटरों में सुविधाओं की कमी के साथ साथ उनके द्वारा अपनाई जाने वाली शिक्षण पद्धतियों के बारे में सरकार को मिली शिकायतों के बाद तैयार किया गया है। दिशा निर्देश में कहा गया है कि कोई भी कोचिंग सेंटर संस्थान स्नातक से कम योग्यता वाले शिक्षकों को नियुक्त नहीं कर सकेगा। कोचिंग संस्थान विद्यार्थियों के नामांकन के लिए माता पिता को भ्रामक वादे, रैंक और अच्छे अंक की गारंटी नहीं दे सकते। संस्थान 16 वर्ष से कम उम्र के छात्रों का नामांकन नहीं कर सकते। विद्यार्थियों का कोचिंग सेंटर में नामांकन माध्यमिक विद्यालय परीक्षा के बाद ही होना चाहिए। AI चिप बनाने वाली अमेरिकी कंपनी एनवीडिया कॉर्प के शेयरों में तेजी का सिलसिला जारी है। शुक्रवार को ये 4.17% तेजी के साथ बंद हुआ। साल के पहले 20 दिनों में इसमें करीब 27% की तेजी आ चुकी है। इस दौरान इसका मार्केट कैप $200 अरब से अधिक बढ़ चुका है। पहली बार कंपनी का मार्केट कैप $150 ट्रिलियन के करीब पहुंचा है। पिछले साल अगस्त में एनवीडिया का मार्केट कैप $1 ट्रिलियन पहुंचा था। इस तरह करीब 6 महीने में इसमें करीब $500 अरब की तेजी आई है। इसके साथ ही एनवीडिया मार्केट कैप में अमेज़न को पछाड़ने के करीब पहुंच गई है। जेफ बेजोस की कंपनी अमेज़न का मार्केट कैप $1.605 ट्रिलियन है, जबकि एनवीडिया का मार्केट कैप $1.469 ट्रिलियन पहुंच चुका है। अमेज़न अभी दुनिया की 5वीं सबसे वैल्यूएबल कंपनी है, जबकि एनवीडिया 6ठे नंबर पर है।
एनवीडिया के शेयरों में तेजी के साथ अमेरिका का शेयर बाजार ऑल टाइम हाई पर पहुंच गया है। इसकी कंपनी की स्थापना ताइवान में पैदा हुए जेनसन हुआंग ने साल 1993 में की थी। एनवीडिया में उनकी 3.5% हिस्सेदारी है। हुआंग 52.7 अरब डॉलर के नेटवर्थ के साथ दुनिया के अमीरों की लिस्ट में 23वें नंबर पर है। शुरू में यह कंपनी वीडियो गेम ग्राफिक्स चिप्स बनाती थी। कोरोना काल में कंपनी के शेयरों में भारी तेजी आई। क्रिप्टो बूम के बाद इसके माइनिंग में चिप के इस्तेमाल में तेजी आई है। माइक्रोसॉफ्ट और गूगल जैसी बड़ी बड़ी टेक कंपनियों में एनवीडिया से ज़्यादा चिप लेने की होड़ मची हुई है। सऊदी अरब और यूएई भी कंपनियों से हजारों चिप खरीद रहे हैं। जमीन घोटाला मामले में मनी लॉन्ड्रिंग के तहत अनुसंधान कर रही ईडी के अधिकारी शुक्रवार को सीएम आवास जाएंगे, जहां वे मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से पूछताछ करेंगे। ईडी के 8वें सम्मन के बाद मुख्यमंत्री ने ईडी को पूछताछ के लिए जगह और तिथि बताई थी, जिसके बाद ईडी ने भी पूछताछ की तैयारियां पूरी कर ली हैं। मुख्यमंत्री से पूछताछ के दौरान रांची सहित पूरे राज्य में किसी तरह की विधि व्यवस्था संबंधित संकट उत्पन्न न हो, इसके लिए सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। ईडी कार्यालय के सामने भी बैरिकेडिंग कर दी गई है। अयोध्या में राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा सोमवार 22 जनवरी को होने जा रही है। अयोध्या में राम मंदिर के पूरे होने और उत्तर प्रदेश सरकार के टूरिज्म को बढ़ाने के लिए उठाए गए दूसरे कदमों से फाइनेंशियल ईयर 2025 में राज्य को 20,000 से 25,000 करोड़ रुपए की अतिरिक्त कमाई होने का अनुमान है। एसबीआई के रिसर्चर्स की एक रिपोर्ट में ये दावा किया गया है। उत्तर प्रदेश सरकार के बजट के मुताबिक फाइनेंशियल ईयर 2024 में उनका टैक्स रेवेन्यू 2.5 लाख करोड़ रुपए पहुंचने की उम्मीद है। एसबीआई के रिसर्चर्स के मुताबिक साल 2022 की तुलना में वर्ष 2024 में उत्तर प्रदेश में टूरिज्म स्पेंडिंग यानी पर्यटकों द्वारा किया गया खर्च करीब दुगना होने का अनुमान है। अयोध्या में राम मंदिर का काम पूरा होने और उत्तर प्रदेश सरकार के टूरिज्म को बढ़ाने के लिए उठाए गए दूसरे कदमों से इस साल के अंत तक राज्य में टूरिज्म स्पेंडिंग 4 लाख करोड़ रुपए से ऊपर पहुंच सकता है। साल 2022 में उत्तर प्रदेश में घरेलू पर्यटकों ने 2.2 लाख करोड़ रुपए खर्च किए थे, जबकि विदेशी पर्यटकों ने 10,000 करोड़ रुपए खर्च किए। साल 2022 में 32 करोड़ घरेलू पर्यटक उत्तर प्रदेश आए, जो पिछले साल की तुलना में करीब 200% अधिक हैं। अयोध्या में 2022 में रिकॉर्ड 2.21 करोड़ पर्यटक आए। राम मंदिर का उद्घाटन होने के बाद बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं के अयोध्या पहुंचने का अनुमान है। एक खबर आज है क्रिकेट जगत से, स्पोर्ट्स से बेसिकली। शोएब मलिक की तीसरी शादी की खबर कई दिन से इंटरनेट पर छाई हुई है। इस खबर से भारतीय और पाकिस्तानी खेल जगत के लोग हैरान हैं। शोएब मलिक ने अपनी नई पत्नी सना जावेद के साथ, जो कि वहाँ की एक्ट्रेस हैं, तस्वीरें साझा की हैं। इस तस्वीर के बाद अफवाहों की पुष्टि हो गई है कि शोएब और भारतीय टेनिस स्टार सानिया मिर्जा के बीच अब सब कुछ ठीक नहीं है। मतलब उन लोगों का शायद तलाक हो गया है, इस तरह की खबरें आ रही थी। हालांकि दोनों के तलाक लेने की अफवाहें कई महीनों से चल रही थी, लेकिन दोनों ने इस पर कभी कुछ बयान नहीं दिया था, चुप्पी साध रखी थी। सानिया के पिता ने शोएब की शादी के बाद ये खुलासा किया कि उनकी बेटी ने क्रिकेटर से खुला लिया है। खुला एक होता है तलाक, एक होता है खुला। तलाक होता है जब आदमी औरत को देता है, और खुला होता है जब औरत आदमी से लेती है। तो इस तरह से सानिया मिर्जा ने शोएब मलिक से अलग होने का डिसीजन लिया है और अब वो लोग अलग हो गए। तो आज की न्यूज़ में इतना ही। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।